गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे थे। तो केमिकल काइनेटिक्स में मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर चुका था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे उसको हम लोग रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं, कितने टाइप का होता है ये सब सारी चीज़ें आपको बताते हुए उसके यूनिट्स को भी एक्सप्लेन किया था। देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर में सॉरी, हम लोग रेट के एक्सप्रेशन को भी स्टडी किए थे कि रेट के एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, और डिफरेंट केसेस में वो मैं आपको करवाया भी था। ठीक है, रीज़न में नहीं बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वो आप पर्सनली पूछ सकते हो तो आपको समझ में आएगी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सामने से एक्सप्लेनेशन उसका बढ़िया रहता। अभी आपको बोल भी दूंगा तो पता चलेगा कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, कन्फ्यूज़न ही ज़्यादा हो जाएगा, तो सिंपल आपको लिखने आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए उसी पे जो रेट का एक्सप्रेशन था जिसको आपने लिखने कल सीखा था, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स में मैं 5-6 उस पर कराया था। होप आपको आ गया होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने को आया नहीं। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स आज आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर। क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे। द फॉलोइंग रिएक्शन was carried out in water, और रिएक्शन आपको दिया हुआ है Cl2 + 2I माइनस Cl2 + 2I माइनस gives I2 + 2Cl माइनस I2 + 2Cl माइनस, राइट। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, डाटा है आपका, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस वाज 0.25 मोल पर लीटर, वाज 0.25 मोल पर लीटर, and the concentration after 10 minutes and the concentration after 10 minutes was 0.23 मोल पर लीटर, was 0.23 मोल पर लीटर, राइट। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, कैलकुलेट द रेट ऑफ disappearance of I minus and appearance of I2 and appearance of I2। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप तो अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर, कोई भी एक रिएक्शन है जो वाटर में कैरिड आउट हो रहा था और वो रिएक्शन आपको दिया हुआ है। एक्चुअल में ये रिएक्शन आपको बैलेंस ही करके दिया हुआ है, तब तो आपके लिए बैलेंसिंग का लफड़ा ही नहीं है। उसके बाद बोल रहा है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस वाज 0.25 मोल पर लीटर एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स वाज 0.23 मोल पर लीटर। पहले ये मोल पर लीटर है क्या, ये किसका यूनिट हो सकता है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, बिकॉज मोलैरिटी होता क्या है आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऊपर ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर यूनिट हो गया मोल, और वॉल्यूम कैसे यूनिट लीटर, दैट इज बेसिकली मोल पर लीटर, राइट। तो मोल पर लीटर दैट मीन्स मोलैरिटी इज गिवन। ठीक, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.25 और 10 मिनट बाद का उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.23 मोल पर लीटर। ठीक है, तो पहले तो आप रिएक्शन लिखोगे, तो सॉल्यूशन रिएक्शन है आपका Cl2 + 2I माइनस गिव्स I2 + 2Cl माइनस। आप देखोगे कैसे सॉल्व हो रहा है हमारा। नाउ अगर मैं टाइम t = 0 की बात करूं, तो इनिशियल कहने का मतलब ये हो गया टाइम t = 0। Cl2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ I माइनस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टाइम जब 0 था, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब इसका कंसंट्रेशन कितना था 0.25 मोल पर लीटर। तो इसका कंसंट्रेशन था 0.25 मोल पर लीटर। बाकी औरों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं दी गई है।
और ये भी बोला जा रहा है एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स वॉज इतना। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इक्वल्स टू हमारा 10 मिनट्स हो चुका था, जब 10 मिनट हो गई था हमारा, तो इसका तो हमारे को पता नहीं, बट इसका कंसंट्रेशन हम लोग कितना दे दिया 0.23 मोल पर लीटर, राइट। अरे ये सुनो, ये दे दिया हमारे से पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस, कि I माइनस के रेट ऑफ डिसअपियरेंस, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस हम लोग को लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका रेट का एक्सप्रेशन? अरे कैसे लिखेंगे, पहले तो आप देखोगे कि I माइनस हमारा क्या चीज़ है, आपका रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? तो रिएक्टेंट है। आपको एक लंबे टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है, तो लंबे टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है तो एवरेज वाला कैलकुलेट होगा, इंस्टेंटेनियस वाला कैलकुलेट होगा भाई, तो एवरेज वाला कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ से हम लोग I माइनस के लिए लिख सकते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस इट इज इक्वल टू, बेसिकली रिएक्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, तो रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लोग हमेशा लिखते हैं दैट इज माइनस साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इनटू डेल्टा दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस बार कौन से रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखना है? I माइनस, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस अपॉन द चेंज इन टाइम इंटरवल डेल्टा t, राइट। इसी के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू द माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, द चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ही दिया हुआ है मोल पर लीटर में, मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन टर्म। तो चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी? दैट इज 0.23, तो माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, द 0.23 माइनस इनिशियल इज हाउ मच? दैट इज 0.25, राइट, अपॉन द चेंज इन टाइम इंटरवल दैट इज 10 माइनस 0 दैट इज 10, राइट। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ऊपर में हमारा कंसंट्रेशन का चेंज निकाला है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है आपका? तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और नीचे में हम लोग ने टाइम किस चीज में लिया है? मिनट में। आप चाहो तो सेकंड में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग मिनट में ही छोड़ देते हैं, तो मिनट ऊपर में चला गया, दैट इज मिनट इनवर्स, राइट। सॉल्व वर्क करेंगे, दैट इज 0.23 माइनस 0.25 दैट इज माइनस ऑफ 0.02 आई थिंक 325, राइट, माइनस ऑफ माइनस 0.02, राइट, डिवाइडेड बाय 10 दैट इज माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.002 दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस। यही हमारा क्या हो गया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारा किसका हो गया? I माइनस का हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? ऑल्सो कैलकुलेट द अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। अब हमारे को इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस मालूम है और इसको हम लोग को रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। ये अपीयरेंस इसके बारे में क्यों बोल रहा है? बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तो हमारा नया बनेगा ना, तो इसका हम लोग को रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो भाई इन दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन में देखा था। तो रेट के अगर एक्सप्रेशन में एवरेज वाला हम लोग कैलकुलेट करने, तो ऑब्वियसली एवरेज वाला ही रिलेशन निकालेंगे, I माइनस और I2, बाकी सारे को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका यूज नहीं है हमारे को, उसके डाटा से कोई मतलब नहीं है। तो I माइनस के टर्म्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है। साथ में मैं आपको ये भी बताया था रिएक्टेंट है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो माइनस दैट इज 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज द एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस। सिंस रिएक्टेंट था तो माइनस साइन के साथ, और 2 स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट था तो 1/2, और इसमें लिखना है इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट इज 1, प्रोडक्ट इज, यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा I2 इसलिए प्लस साइन लिखेंगे, तो 1/1 दैट इज 1। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन चेंज इन टाइम, राइट। अरे यही होगा, नहीं होगा? होगा। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 पर यूनिट टाइम, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। यही ना क्या है भाई? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। अरे है कि नहीं है? रेट ऐसे ही तो निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, कितना होगा हमारा? माइनस साइन क्यों लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा क्या चीज़ है? ये रिएक्टेंट है। अब हम लोग माइनस के साथ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस को हम लोग यूज करके माइनस डेल्टा ऑफ I माइनस अपॉन डेल्टा t कैलकुलेट कर चुके हैं। मतलब माइनस, मतलब हाफ को छोड़ करके बाकी सारा कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस ऑफ डेल्टा I माइनस अपॉन डेल्टा t।
तो हम लोग हाफ पहले से छोड़ देंगे और माइनस ऑफ दिस मच का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ तो 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। दिस इज इक्वल टू द डेल्टा ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी, और यही हमारा क्या चीज़ है, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। सॉल्व कर सकते हैं आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 कितनी आ गई, तो 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट दिस मच, राइट। होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, आसान था तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा, केमिकल काइनेटिक्स वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा जो इसका थियोरिटिकल पार्ट है जो कि काफ़ी छोटा भी है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। क्वेश्चन इसका आसानी से सॉल्व हो जाता है, उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है हमारी, ठीक है। नॉर्मल बोर्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि अगर आप हायर लेवल मेंस एडवांस का देखोगे तो इस चैप्टर से काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और इस बार तो बोर्ड्स में से कुछ पार्ट भी हटा दिया गया है, तो वो तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, तब तो और भी ज़्यादा छोटा और आसान हो चुका है। चलिए देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। The decomposition of N2O5 proceeds according to the following equation. Proceeds according to the following equation, right? और इक्वेशन आपको दिया हुआ है N2O5 NO2O2। N2O5 गैस ये आपका डिकम्पोज कर जा रहा है NO2 गैस में और O2 गैस में, राइट, ठीक है। इफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 if the rate of decomposition of N2O5 if the rate of decomposition of N2O5 at a particular instant in a reaction vessel at a particular instant in a reaction vessel is 4.2 into 10⁻⁷ 4.2 into 10⁻⁷ mole per liter per second, mole per liter per second, right. What is the rate of formation of NO2 NO2? What is the rate of formation of NO2 and O2? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 टूट रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, N2O5 गैस ब्रेक्स इनटू NO2 गैस एंड O2 गैस, राइट। इफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे दिया हुआ है, मतलब ये जो रेट दिया हुआ है आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो गया है, आपका एवरेज हो गया। एक पार्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट इन अ रिएक्शन वेसल इज दिस मच। व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2, राइट। अब जरा देखो, आप पहले तो आप इक्वेशन लिखो, ठीक है, क्योंकि बिना इक्वेशन के ना हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और ना ही बिना इक्वेशन के हम लोग डाटा लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इक्वेशन हम लोग को तो चाहिए ही होगा। तो N2O5 दैट इज़ इन गैसियस स्टेट, ये डिकम्पोज कर जा रहा है आपका NO2 गैस में और रिलीज कर दे रहा है कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। फर्स्ट वर्क इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बैलेंस करेंगे। 2 नाइट्रोजन सिंगल नाइट्रोजन नॉट बैलेंस, इधर में 2 कर देंगे हम लोग, 2 नाइट्रोजन हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करो तो 2 2 या 4 एंड 4 2 हाउ मच 6, जबकि यहाँ पे कितना है हमारा 5। अब 5 है 6 करना है तो आप क्या कर दो, इधर में आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2 2 4 एंड हाफ इंटू 2 दैट इज 1, तो 2 2 या 4 1 5 हो गया। अब आपको ये देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है, इसलिए आप क्या करो 2 से सारे तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 2 N2O5, यहाँ पे 2 है ही, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज 4 NO2 गैस, और यहाँ हाफ इंटू 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस O2 गैस। ठीक है, क्या किया, हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये आ गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। N2O5 का डिकम्पोजिशन का रेट दिया हुआ है एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो पहले N2O5 के टर्म्स में हम लोग रेट लिखेंगे, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। अगर पार्टिकुलर इंस्टेंट बोल दिया किसी पार्टिकुलर टाइम पे, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। अब N2O5 के टर्म्स में रेट लिखना है। N2O5 क्या है भाई, रिएक्टेंट है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस साइन तो अपनी तरफ से लगा ही देना है। अरे लगा देना है, नहीं लगा देना है। रेट क्या, अभी सिर्फ इसके टर्म्स में लिख रहे हैं रिएक्टेंट। अब देखो आप, रिएक्टेंट के हम लोग जब रेट लिख रहे हैं, रेट का जब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब इसका हम लोग इसके साथ इक्वेट करके लिखेंगे तब ना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी किसी सब्सटेंस का सिर्फ रेट लिखना है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ व्हाट, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 एट मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में, तो हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन NO2 का फाइंड करेंगे ना, कि 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 फाइंड करेंगे। अरे वो थोड़ी फाइंड करेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा बैलेंसिंग में के टाइम पे काम आता है, और वो हमारा रेट के एक्सप्रेशन के टाइम में काम आता है। बाकी किसी एक सब्सटेंस का रेट लिखना है तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी मीनिंग नहीं है। हम लोग लिखेंगे जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए PCl3 कंबाइंस विद Cl2 टू फॉर्म PCl5, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ PCl3, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या होगा हमारा, अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो रिएक्टेंट है तो माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन dt। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या मतलब, तो ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ PCl3 हम लोग को बता रहा है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तभी लेंगे जब इसका रेट हम लोग सारे का इक्वेट करेंगे, तो हम रेट एक्सप्रेशन वाला टर्म लिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो हम लोग को सिर्फ रेट लिखना है किसका, N2O5 का, और वो भी इंस्टेंटेनियस वाला। तो किसी भी रिएक्टेंट का टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस साइन अपने से लगाते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, दैट इज N2O5। रिएक्टेंट तो N2O5 ही है ना, अपॉन dt, राइट। अरे हाँ या नहीं, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है हाउ मच, द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन एज 4.2 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो NO2 के रेट ऑफ फॉर्मेशन, फिर से अब सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में NO2 लिखना है, सिर्फ NO2 के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 का लिखेंगे तो उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 उसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव के साइन के साथ, और D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt। सिंपली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 दैट इज D, प्रोडक्ट है ये भी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt, सिंपल। तो किसी अगर स्पेसिफिक किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का उसका रेट लिखना है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई भी मीनिंग नहीं है। अरे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके बैलेंसिंग के टाइम पे आता है। बैलेंसिंग करने का मतलब क्या हो गया कि उसके एटम्स के नंबर ये सबको इक्वेट करने के टाइम पे आता है। मतलब पूरे रिएक्शन को जब हम लोग एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तब ना बैलेंस करेंगे, कि अभी किसी एक ही सब्सटेंस को लेना है तो उसको किसके साथ बैलेंस करेंगे, किसी के साथ नहीं बैलेंस करेंगे। जब पूरा रिएक्शन को हम लोग एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे इस ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे, तब ना हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज पड़ेगा। अब सिर्फ हम कहीं पे लिखा हुआ है N2O5, कहीं पे लिखा हुआ सिंपली N2O5, तो यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम 1 ले ले चाहे 1000 ले ले, उससे फर्क
कुछ नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि इसको बैलेंस किसके साथ करेंगे, किसी के साथ नहीं, अकेला पूछ रहा है। और इसका सिर्फ रेट पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सिंपली D(N2O5) अपॉन dt। अब बोल दिया कि रिएक्टेंट में है, डिकम्पोजिशन का रेट निकालना, टूटने का रेट, मतलब रिएक्टेंट है तो माइनस, अब बोलेगा इसके फॉर्मेशन का रेट तो यहाँ प्लस, बात खत्म। अरे ये सर नो, कहीं पे सीधा लिख दिया Cl2। अब आपसे बोल दिया कि इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 निकाल, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसका रेट लिखना है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 5000 हो जाएगा, उससे क्या बहस है। अरे इसको जब तक हम लोग पूरे इक्वेशन में नहीं कंसीडर करेंगे तब ना Cl2 का स्पेसिफिक वैल्यू देंगे। तो अगर किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड का, पार्टिकुलर एलिमेंट, पार्टिकुलर आयन का अगर सिर्फ उसी का हम लोग को रेट वाला टर्म लिखना है तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वाला लिखना है तो D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt, ये इसका रेट हो गया। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है मतलब ये बन रहा है मतलब प्रोडक्ट, तो प्लस, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोल रहा है तो माइनस, बात खत्म। अरे आई बात समझ में। लेकिन जब इसी के रेट को हम लोग इक्वेट करेंगे पूरे N2O5 NO2 O2, अब N2O5 को NO2 के साथ हम लोग रिलेशन में देखेंगे, तब N2O5 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, तब रेट एक्सप्रेशन में हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जरूरत पड़ेगा। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जरूरत कब पड़ता है, बैलेंसिंग के टाइम। अरे बैलेंस कब करेंगे, जब केमिकल इक्वेशन होगा, जब अकेला ही कोई चीज प्रेजेंट है तो उसको किसके साथ बैलेंस करेंगे, नहीं करेंगे। तो सिर्फ N2O5 का यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस बोला था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ N2O5, यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ NO2 तो सिर्फ उसी का, बाकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई दुनिया में आता नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 तो सिर्फ और सिर्फ उसी का। अरे क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। तो अकेला किसी के टर्म्स में बात करेंगे, किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज नो एनी मीनिंग, राइट, क्लियर, आई बात समझ में। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, तो क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए क्या चीज तो कैलकुलेट करो आप कैलकुलेट करो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब इसके हेल्प से आपको इसका कैलकुलेट करना है, मतलब अब आपको केमिकल इक्वेशन के अंदर में आ जाना है। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर में काम करना है तो बिना बैलेंसिंग किए हुए काम नहीं होगा, और हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशन लिखना है रेट का, कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखना है तो ये दोनों साथ में आ गया, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन ही चाहिए। और हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे, रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, रिएक्टेंट है दैट इज -1/2, क्योंकि 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, D(N2O5) अपॉन dt इट इज इक्वल टू, ये है प्रोडक्ट, तो हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 दैट इज 1/4 दैट इज D(NO2) अपॉन dt। नाउ D change in concentration, small change in concentration of NO2 upon dt, this is what, rate of formation of NO2। यही निकालना है हम लोग को, मतलब इस टर्म को हम लोग को कैलकुलेट करने को है। अब इस टर्म को कैलकुलेट करना है तो 4 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको हम लोग इस तरफ भेज देंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं D(NO2) अपॉन dt इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 4 भेज दिए दैट इज 4/2, तो माइनस साइन तो है ही हमारा, तो माइनस तो है ही, तो माइनस एक्चुअल में क्या है, तो माइनस यहाँ रिएक्टेंट के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग रेट में अगर उसको छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि माइनस हम लोगों ने लिया ही था रेट को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि इसका जो चेंज इन N2O5 का कंसंट्रेशन आएगा वो निगेटिव ही हमेशा आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन लगातार घटेगा, तो ऐसे हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल छोड़ दो, कोई उससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। -4/2 इंटू D(N2O5 अपॉन dt, माइनस साइन तो आपको पता है, हम लोग N2O5 अपॉन dt, N2O5 के चेंज इन कंसंट्रेशन को प्लस करने के लिए करते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है नहीं, तो माइनस को हम लोग ऐसे ही हटा देते हैं, डायरेक्टली इस ओवरऑल का ही वैल्यू दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ था तब तो माइनस हम लोग को रखना पड़ता, तब वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है। D(N2O5 अपॉन dt का वैल्यू कितना है, या माइनस तो है ही तो छोड़ दो आप, या माइनस D(N2O5 अपॉन dt का वैल्यू कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁻⁷, तो माइनस ये हो गया, तो -4/2 को छोड़ देंगे तो ये तो 2 टाइम्स कट गया हमारा, तो माइनस D(N2O5 अपॉन dt का वैल्यू है उतना, और एक 2 एक्स्ट्रा है हमारा, तो 2 इंटू माइनस D(N2O5 अपॉन dt का वैल्यू कितना आ गया, तो इट इज बेसिकली 4.2 इंटू 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड। This is equal to D(NO2 upon dt, and what is D(NO2 upon dt? That is the rate of formation of NO2। तो ये rate of formation of NO2 ही कैलकुलेट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द आंसर, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, राइट। एनी कन्फ्यूजन नहीं। अब तो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 भी निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब आप N2O5 का दिया ही हुआ है, आपको O2 के लिए चाहिए, फिर से अब इक्वेशन में आना पड़ेगा, तो बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए आपको, तब इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख लेंगे। तो अब फिर से एक ही रिएक्शन में दो सब्सटेंस के टर्म्स हम लोग को इक्वेट करना है, तब तो बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, तो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो -1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt और O2 के टर्म्स में लिखना है, तो O2 का है 1, दैट इज प्रोडक्ट है तो 1/1 ही हो गया। इट इज सिंपली DO2/dt। व्हाट इज DO2/dt? दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, वही निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना के इक्वल में आ गया, दैट इज 1/2 ऑफ माइनस दिस मच, और माइनस दिस मच का वैल्यू कितना है 4.2, दैट इज 4.2 इंटू 10⁻⁻7, ये 2 से कट गया 2.1, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू द बेसिकली द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, दैट इज DO2/dt। क्लियर? होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे स्टेगोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्यों हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलरली N2O5 के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, बाकी हम लोग को दूसरे चीज़ों से मतलब नहीं थी, तो सिर्फ पार्टिकुलर किसी सब्सटेंस के रेट के बारे में बात हो तो स्टेगोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज नो एनी मीनिंग, राइट। जबकि एक सब्सटेंस के हेल्प से दूसरे सब्सटेंस की ज़रूरत हो और वो एक किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में ज़रूरत हो, तब हम लोग को रिएक्शन जैसे ही यूज़ करना पड़ेगा, रिएक्शन का कोई प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, तो बिना बैलेंस किए हुए नहीं करें। यहाँ भी पार्टिकुलरली NO2 की बात कर रहे थे, यहाँ भी पार्टिकुलरली O2 की बात कर रहे थे हम लोग, राइट। इस वजह से स्टेगोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं, क्योंकि स्टेगोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है, कोई अकेला अगर प्रेजेंट है तो, राइट। आई बात समझो, किसके साथ बैलेंस करेंगे, कोई रहेगा तब तो। क्लियर? ठीक है, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, राइट। समझ में आ रही बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन। तो अब ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलेगा तो होप आपसे सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चेंज करा के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, एट 200 डिग्री सेल्सियस, बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, ये बढ़िया क्या मतलब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है पिछले वाले से। एट 200 डिग्री सेल्सियस द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मतलब N2, पेंटाऑक्साइड मतलब O5, N2O5, the decomposition of dinitrogen pentaoxide that is N2O5 proceeds according to the following reaction, जो आपको मालूम ही है, अभी मैं जस्ट हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था। proceeds according ये N2O5 गैस, NO2 गैस और O2 गैस। अभी हम लोगों ने बैलेंस भी किया था, तो यहाँ पे 2 हुआ था, यहाँ पे 4 हुआ था, राइट। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द इनिशियल प्रेशर इज 114 mm ऑफ Ag। जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। इफ द इनिशियल प्रेशर इज 114 millimeter of Hg
114 millimeter of Hg, and after 25 minutes total pressure of the gaseous mixture is 133 mm of Hg. The total pressure of gaseous mixture (133 millimeter of Hg), right? 133 millimeter of Hg. Calculate the average rate of reaction. Question है, calculate the average rate of reaction. हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने को है इन फर्स्ट बोल रहा है आपका ए पार्ट आपका बोल रहा है इनडायरेक्टली एटीएम पर मिनट, सेकेंड पार्ट आप भी रहने देंगे, आप वो नहीं हो पाएगा फिलहाल, इन एटीएम पर मिनट, ये आपको कैलकुलेट करने को है, ठीक है? आई बात समझ में? चले देखिए आप क्वेश्चन जरा आप पहले समझेंगे क्या है क्वेश्चन, क्या रहा है, हो क्या रहा है। पहले तो रिएक्शन को लिख लो आप, तो 2N2O5 गैसियस इज गिविंग 4NO2 प्लस O2 गैस, सारा कुछ गैसियस है। चलो बोल रहे हैं कि ये तो रिएक्शन है। इफ इनिशियल प्रेशर इज 114 mm ऑफ Hg, शुरुआत में जो भी गैस है उसका प्रेशर है 114 मिलीमीटर ऑफ Hg, एंड आफ्टर 25 मिनट्स 25 मिनट होने के बाद द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, शुरुआत में सिर्फ हमारा गैस जितना भी जो भी गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर 114 मिलीमीटर ऑफ Hg, बाद में 25 मिनट बाद द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, अब गैस का मिक्सचर बन गया है, उसका हमारा प्रेशर है कितना 133 मिलीमीटर ऑफ Hg। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा आप सोचो हुआ क्या होगा, ये है आपका रिएक्टेंट है क्या, कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, ये है आपका प्रोडक्ट। तो क्या जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो प्रोडक्ट कुछ भी बन गया होगा क्या? नहीं, रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ होगा तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होगा। अब हम लोगों ने इस बीकर में रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है? शुरुआत में इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहा है भाई, क्योंकि प्रोडक्ट तो इनिशियल में 0-0 होता है। तो अगर टाइम t इक्वल्स टू अगर मैं 0 की बात करूं, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे ही अंडरस्टूड है कि प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब इस पूरे के पूरे बीकर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा गैस प्रेजेंट होगा, तो N2O5 गैस प्रेजेंट होगा। कौन सा गैस प्रेजेंट होगा, N2O5। और बोल रहा है इनिशियल प्रेशर 114, इनिशियल प्रेशर हमारा गैस है कितना 114, तो शुरुआत में कौन सा गैस प्रेजेंट है, सिर्फ N2O5। तो शुरुआत में किसका ये प्रेशर दिया होगा 114 मिलीमीटर ऑफ Hg, सिर्फ और सिर्फ N2O5 का, राइट? तो N2O5 का इनिशियल में प्रेशर दिया हुआ है 114, दिस इज मिलीमीटर ऑफ Hg, प्रेशर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है? आई बात समझ में? बोल रहा है उसके बाद आफ्टर 25 मिनट्स, जब टाइम t इक्वल्स टू 25 मिनट्स हो गया तो द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, अब तो भाई टाइम 25 मिनट हो चुका है, मतलब रिएक्शन कुछ ना कुछ हो गया होगा, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घट गया, सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ भी बढ़ गया होगा। मतलब अब इस बीकर में N2O5 कम गया होगा और इसमें NO2 भी बना होगा और O2 भी बना होगा, तब 3 गैस हो गया, N2O5 भी है, इसमें NO2 भी है और O2 भी है। तो अब हमारा टोटल प्रेशर कितना है, हमारा 133, मतलब PT टोटल प्रेशर कितना है 133 मिलीमीटर ऑफ Hg। मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा जो टोटल प्रेशर है इन दोनों का है, नहीं, हो सकता है ये भी बचा हुआ हो या हो सकता है नहीं बचा हुआ हो, तब भी इन दोनों का है हमारा। मतलब अब मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ N2O5 का प्रेशर नहीं दिया हुआ है। हम लोग से बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हम लोग को। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, अगर मान लो आप रिएक्टेंट के भी टर्म्स में लिख सकते हो, प्रोडक्ट के किसी के टर्म्स में लिख सकते हो, मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म्स में दैट इज माइनस, रेट को कैसे लिखते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ एक के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो बाकियों से मतलब नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मतलब नहीं है, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है? अगर इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो माइनस चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5
दैट इज फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दैट इज इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, टाइम तो है हमारा 25 माइनस 0 दैट इज 25 मिनट्स, पर मिनट में ही निकालना है तब तो सही बात है भाई। तो N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए। पहली बात तो ये कि यहाँ दिया हुआ है भाई N2O5 का इनिशियल प्रेशर, कंसंट्रेशन तो दिया ही हुआ नहीं है। तो क्या प्रेशर के टर्म्स में लोग सॉल्व करें या फिर प्रेशर से हम लोग कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चाहिए हम लोग को कंसंट्रेशन, फाइनल और कंसंट्रेशन क्या चाहिए, इनिशियल। फाइनल तो ऐसा भी मालूम नहीं है, पहले हम लोग कंसंट्रेशन और प्रेशर के टर्म्स में देखते हैं क्या प्रेशर के टर्म्स में रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा आप देखो, कोई भी तो गैस ही है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अब कोई भी गैस है हम लोग जनरली आइडियली कंसीडर करके चलते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं इक्वेशन, PV = nRT लगा सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना है जरा आप ध्यान से दो, हम लोग को दिया हुआ है प्रेशर, कैलकुलेट करना है क्या चीज़, कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हम लोग किस में काउंट करते हैं भाई इस केस में, तो मोलैरिटी। तो हम लोग को मोलैरिटी काउंट करना है। मोलैरिटी होता क्या चीज़ है भाई, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब N/V का वैल्यू काउंट करना है। तो यहाँ V मल्टीप्लीकेशन में इधर भेज देते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा P इट इज इक्वल टू N/V/RT, अरे ये सर नो, और N/V/RT दैट इज प्रेशर, इट इज इक्वल टू N/V दैट इज द मोलैरिटी इंटू R इंटू T, और मोलैरिटी ही हमारा क्या है बेसिकली कंसंट्रेशन। अब जरा इस क्वेश्चन में आप देखिए, P तो प्रेशर है समझ में आ रहा है, M मतलब कंसंट्रेशन आ गया, मोलैरिटी, R कांस्टेंट है कि नहीं, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर बोल दिया कि आपको 200 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये भी कांस्टेंट। अब ये वैल्यू और ये दोनों कांस्टेंट ही है हमारा, मतलब प्रेशर का जितना वैल्यू आएगा उसका कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आ गया, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी दैट इज कंसंट्रेशन, अरे यस और नो, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट, तो इन दोनों में रिलेशन हम लोग देख सकते हैं ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब प्रेशर जैसे जैसे चेंज करेगा मोलैरिटी भी वैसे वैसे चेंज करेगा, मतलब कंसंट्रेशन भी वैसे वैसे चेंज करेगा। तो हम लोग चाहें तो कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि उन दोनों में रिलेशन कैसा है डायरेक्टली, अगर प्रेशर दुगना तो कंसंट्रेशन भी दुगना, कंसंट्रेशन हाफ तो प्रेशर भी हाफ, तो दोनों में से कुछ भी पुट करें बात तो सेम ही है ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली हमारा वेरी कर रहा है। तो अब हम लोग नहीं लेते, कंसंट्रेशन लेना था हम लोग को, उसके जगह पे प्रेशर हम लोग नहीं लेते, कब, जब हमारा टेम्परेचर भी चेंज कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि तब हमारा ये इस पे भी डिपेंड करा है, इसमें भी डिपेंड करा है, तो हमारा कि डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा, घटेगा कि बढ़ेगा पता नहीं चलता। लेकिन इस टर्म में दोनों चीज कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कंसंट्रेशन और प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ले सकते हैं, मतलब जहां जहां पे हम लोग को कंसंट्रेशन यूज करना है वहां वहां पे गैस का प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो गैसियस रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन गैसियस रिएक्शन में हम लोग प्रेशर को भी कंसीडर कर सकते हैं एज कंसंट्रेशन। कब कंसीडर करेंगे, जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। क्या, तो नोट करके आप लिखो, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन प्रेशर इज यूज्ड या प्रेशर कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन, pressure can be used instead of concentration at constant temperature। गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन के जगह पे हम लोग प्रेशर को भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो भाई प्रेशर और टेम्परेचर के हेल्प से हम लोग को कंसंट्रेशन हर एक इंस्टेंट पे निकालना पड़ेगा। इस बार भी निकाल के भी आप पुट कर सकते हो, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग कंसंट्रेशन के जगह पे प्रेशर लिख सकते हैं ना, दैट मीन्स इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये आप पार्ट लिखोगे कॉपी करोगे आप, दैट इज माइनस ऑफ प्रेशर ऑफ N2O5, और वो कौन सा प्रेशर, तो फाइनल, माइनस प्रेशर ऑफ N2O5 दैट इज इनिशियल अपॉन 25। यस और नो सर, यस सर। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर N2O5 का चाहिए फाइनल। अब N2O5 का इनिशियल प्रेशर तो हमारे पास है, फाइनल तो पता ही नहीं है, तो पहले फाइनल क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और इनिशियल तो हम लोग को चलो पता है, हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन एक वहाँ पे भी तकरम है कि यहाँ पे हम लोग को ATM पर मिनट में चाहिए। हम लोग अगर प्रेशर के डिफरेंस से निकालेंगे तो मिलीमीटर Hg पर मिनट में आ जाएगा। तो मिलीमीटर ऑफ Hg को आप क्या करो, ATM में कन्वर्ट कर दो, और इसका फाइनल भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, आइए वो दोनों करते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले तो मिलीमीटर को हम लोग Hg में कर लेते हैं कन्वर्ट।
सॉरी ATM में कन्वर्ट कर लेते हैं। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 ATM, मालूम होगा आप सभी को। तो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg दैट इज इक्वल टू 1/760 ATM। कितना मिलीमीटर ऑफ Hg है? 114 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो 114 मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब 1/760 इंटू 114 ATM, दैट इज़ कितना आ गया? 114/760 ATM। तो इसको अगर हम लोग मिलीमीटर ऑफ Hg हटा करके डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 114 भागा 760 ATM, यूनिट ही कन्वर्ट कर दिए ताकि हमारा उसी में डायरेक्टली आ जाएगा। निकालना क्या है भाई? फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर तो दिया हुआ है। आप जरा आप देखो कि कैसे होगा सॉल्व। ठीक, फाइनल हम लोग को पता नहीं, लेकिन फाइनल अंत में टोटल प्रेशर कितना होगा सो फाइनल हम लोग को पता है। वो तो पता है कि टोटल जोड़ के कितना होगा, लेकिन सिर्फ स्पेशली इसका फाइनल पता नहीं है। तो इसी में से कुछ ना कुछ पार्ट हमारा N2O5 का होगा फाइनल वाला। जरा उसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें। हमारे को कुछ भी नहीं मालूम है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसका इनिशियल ये था, इसमें से सपोज कीजिए कि X ATM हमारा डिसोसिएट कर गया। सपोज जैसे कोई भी रिएक्शन है जैसे होता है ना, जैसे A से मान लीजिए कि 2B मिला, तो टाइम t को T पे इसका 1 मोल था, टाइम t को T पे हम लोग मान लेते हैं इसका 1 में से x मोल टूटा, तो इसका कितना मोल बना होगा? जिसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है। ये सब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किए होंगे। तो 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसका x मोल टूट गया है, इसका कितना मोल बनेगा? 2x मोल। ऐसे तो हम लोग को आता है ना करने, तो वही हम लोग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो टाइम t पे हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं वेरिएबल के टर्म्स में मान करके। तो सपोज लेट अस सपोज कि इसका हमारा 114/760 mm ऑफ Hg शुरुआती प्रेशर है। सपोज कीजिए कि 114/760 में से X ATM हमारा इसका घट गया, या X ATM इसका टूट करके उधर चला गया। अब टूटा है X ATM, तो बच कितना गया? शुरुआत में था 114/760, तो अब बच गया 114/760 माइनस x। ब्रेक कितना किया इसका? x। अब इसके 2 मोल से इसका 4 मोल्स बन रहा है। इसका टूटा कितना है भाई? x मोल। तो इसका हमारा मोल, अरे मोल और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हम लोग मोल के टर्म से बात करें। तो इसके 2 मोल से इसका 4 मोल बन रहा है। इसका X ATM टूटा है, तो 2 से 4, तो 1 से 4/2 दैट मीन्स 2। तो x से कितना? तो 2x। तो इसका कितना हमारा बनेगा? 2x। ये सब आपको करने आता होगा पहले ही, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आता है तब तो बहुत बुरे हो आप। फिर इसके 2 मोल से इसका बन रहा है 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1/2 मोल। कितना इसका हमारा ATM टूटा? तो X ATM टूटा, तो 1/2 से कितना बनेगा? 1/2x दैट इज x/2। बस। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया? अगर फाइनल प्रेशर हम लोग निकाले P फाइनल ऑफ द मिक्सचर, तो अब मिक्सचर में देखो आप, ये भी बाकी है, ये भी है और ये भी है, दैट इज द इक्वल टू 114/760 माइनस x, इसको जोड़ेंगे प्लस 2x और प्लस x/2। ये तीनों प्रेशर को ऐड करेंगे और ये फाइनल प्रेशर कितना के इक्वल में दिया हुआ है बाद में बोल दिया आपको, दैट इज 133। x का वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या? तो सॉल्व हो ही जाएगा ये, दैट इज 114/760 राइट, माइनस x प्लस 2x दैट इज प्लस x एंड प्लस x/2 दैट इज प्लस x प्लस x/2 दैट इज 3/2x। इट इज इक्वल टू 133। अच्छा, ये भी मिलीमीटर ऑफ Hg है, ये ATM में ले लिए तो इसको भी ATM में कन्वर्ट करेंगे। ATM में कन्वर्ट करेंगे तो 133/760 हो जाएगा, दैट इज 133/760 राइट। बस अब तो सॉल्व हो गया, इसको उधर में भेज देंगे तो 3/2x इट इज इक्वल टू 133/760 माइनस 114/760। तो 760 हमारा हो गया फ्रैक्शन, तो 133 माइनस 114 तो 9 4 13, यहाँ 2 और 1 तो 1, तो 19/760। ये कितना आ गया? 3/2x इज इक्वल्स टू 3/2x इज इक्वल्स टू 19/760। तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 डिवीजन, उधर मल्टीप्लिकेशन में और 3 डिवीजन में, दैट इज 19/760 इंटू 2/3 राइट। क्लियर? तो ये आपका जो भी होगा 19 2 जा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी। तो x की वैल्यू जैसे यहाँ से आ गई तो आप पुट कर दो, और x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनल प्रेशर यहाँ से मिल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे आप तो फाइनल प्रेशर आपको मिल जाएगा।
फाइनल जैसे ही प्रेशर मिलेगा यहाँ पे पुट कर देंगे, इनिशियल प्रेशर यहाँ पे पुट कर देंगे, 25 तो है, तो ATM पर मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू पुट करना है। तो इट इज़ इक्वल टू 114/760 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो 38/760 इंटू 3, राइट। तो इसको हम लोग ले सकते हैं 760 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 बच गया, दैट इज़ 114 इंटू 3 और ये माइनस 38, 4 3 जा 12, 2 1, 3 1 जा 3 1 4 एंड 3 1 जा 342 माइनस 38/760 इंटू 3, दैट इज़ 8 4 12, ये कितना हो गया आपका 330, 304। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा चेक करोगे, इंटू 760 इंटू 3, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रेशर आ गया इतना ATM, बस अब तो पुट कर देना है। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल कितना हो गया आपका, तो 304/760 इंटू 3 माइनस इनिशियल कितना है, तो 114/760 पर यूनिट टाइम, दैट इज डिवाइडेड बाई 25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं लास्ट आपको आंसर बता देता हूँ कितना आ जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM पर मिनट। होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ हम लोगों ने नहीं किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनिशियल प्रेशर हमारा इतना है, अब हम लोगों ने सोचा इनिशियल में होगा कौन अकेला, तो इनिशियल में सिर्फ रिएक्टेंट होगा, तो इनिशियल प्रेशर इसका बोल दिया कि 25 मिनट बाद का टोटल प्रेशर मिक्सचर का, तो हम लोग को 25 मिनट बाद का इसका और इसका तीनों का वैल्यू दिया हुआ था। अब हम लोग को पता ही नहीं था कि रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो हम लोग वो तो पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में कि कैसे लिखते हैं टाइम टी पे हम लोग कुछ भी कंसंट्रेशन। तो इसमें से 1 मोल डिसोसिएट करा लिए, तो 2 मोल से बनता है 4 मोल, तो x से बनेगा 2x, 2 मोल से बन रहा है 1 मोल, तो x से बनेगा x/2, और ये हमारा टोटल प्रेशर हो गया। तो इन तीनों को जोड़ दिए, इसके इक्वल में इक्वेट कर दिए, बस ATM में कन्वर्ट कर लिए क्योंकि हमारा उसमें दिया हुआ था। और हम लोग इसमें गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन के जगह प्रेशर भी ले सकते हैं जब टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्ट, राइट। तो होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, राइट, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये सब सारा क्वेश्चन था इस पे बेस्ड। होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया था आपके सीखने लायक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, ओके। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग NCERT को थोरोली स्टडी करें। जो भी प्रीवियस आपका चैप्टर्स पढ़ाई हो चुका है उसका NCERT का क्वेश्चन 100% श्योरली सॉल्व करें अपने से। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, खुद से आप जरूर एकदम सच्चाई से सॉल्व करें। इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट सब क्वेश्चन, थ्योरी को स्टडी करें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है थ्योरी, वो भी आप कॉल ये सब करके पूछें या फिर मैसेज करके पूछें, जिस भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। स्कूल में कॉल करके नंबर ले सकते हैं, जैसे भी आपको पूछना है, व्हाट्सएप मैसेंजर जिस चीज़ पर कनेक्टेड है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर और जो भी क्वेश्चन है उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर पूछें, कृपया डाउट्स को ना रखें। सिंसियरली प्लीज़ इन सब सारे क्लासेस को लें। ये ना सोचे कि ऑनलाइन चल रहा है तो किसी भी तरह पढ़ लेंगे हो जाएगा काम, क्योंकि बोर्ड्स आपके साथ मजाक नहीं करेगा। ज़रूर आपके साथ अभी कोविड मजाक कर रहा है, लेकिन बोर्ड्स आपके साथ सीरियस ही रहेगा और वो आपसे सीरियसली क्वेश्चन पूछेगा। तो आप भी सीरियसली इन सारे लेक्चर्स को अटेंड करें। और जो भी टास्क है अभी हम दे नहीं सकते हैं, साइन नहीं कर सकते, सिर्फ मुँह से बोल सकते हैं, चेक तो कर नहीं सकते हैं, तो आपका ये प्रायर ड्यूटी बनता है कि खुद के लिए आप उसको करें, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो आपकी अच्छाई है, बुराई है वो आप जानो, कर रहे हैं तब तो आपकी अच्छाई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।